और अब बात करते हैं G20 सम्मेलन की। तो रामनगर में हो रही G20 समिट का आज दूसरा दिन है। आज चीफ साइंटिस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है। वहीं शाम को ही उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। उसके बाद विदेशी मेहमानों के सम्मान में गाला डिनर का आयोजन होगा, जिसमें विदेशी व्यंजनों के साथ उत्तराखंड के व्यंजनों को भी परोसा जाएगा। आज शाम के कार्यक्रमों में सीएम धामी और पूरी कैबिनेट भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें कि G20 समिट का आज दूसरा दिन है और आज विदेशी मेहमानों के लिए गाला डिनर भी रखा गया है शाम को। और आज उत्तराखंड की संस्कृति देखने को मिलेगी। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि शाम को होंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं और भी जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। पूरी तरीके से रामनगर को सजा दिया गया है। मीटिंग उनकी शुरू हो गई है और सभी लोगों ने अभी टेक्निकल सेशन शुरू किया है। और जो मॉर्निंग का सेशन था जिसमें सभी लोगों ने अपनी इंट्रोडक्शन दी और सभी लोगों ने उत्तराखंड ने जो तैयारी की है उसके लिए बहुत खुश है। और एक पर्यटन स्टेट के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बाहर के देशों से गेस्ट आए हैं वो अच्छा संदेश जहां से लेके जाएं उत्तराखंड की, वो अपने देश जाके अच्छी बात करेंगे और हमें और पर्यटक देखने को मिलेंगे। रामनगर में जारी G20 की बैठक का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन जो 18 देशों के 60 से ज्यादा वैज्ञानिक हैं वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है साइंस से जुड़ी हुई, जिसमें दुनिया के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चिंता हो रही है, साथ ही वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई चिंता हो रही है। 10 बजे से ये बैठक का दौर शुरू हो चुका है और 10 बजे से 3 बजे तक ये बैठक का दौर जारी रहेगा। और उसके बाद शुरू होगा गाला डिनर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर, और जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट, उसके अलावा राज्यपाल भी शामिल होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आयोजन उत्तराखंड के लिए होने जा रहा है। और जो विशेष तौर पर जो ये साइंस कॉन्क्लेव है इससे अच्छी खासी उम्मीदें हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके की चुनौतियां पूरा विश्व झेल रहा है, चाहे वो एनवायरमेंट के क्षेत्र में हो या हेल्थ के क्षेत्र में हो, उससे कोई न कोई निचोड़ इस पूरी की पूरी साइंस की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निकल कर आएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ शैली नेगी, न्यूज़ 18 रामनगर। रामनगर में G20 सम्मेलन में पहुंचे डेलीगेट्स 30 मार्च तक कॉर्बेट पार्क के बिजरानी पर्यटन जोन में सफारी का आनंद लेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और सफारी के लिए लगाई गई 30 जिप्सियों के ड्राइवरों के साथ गाइड्स का भी पुलिस ने सत्यापन कर लिया है। वहीं विभाग भी अपनी ओर से चालक और गाइड को ID जारी करेगा। आपको बताते चले कि रामनगर में चल रहे G20 समिट में कई देशों से विदेशी मेहमान देवभूमि के दौरे पर हैं। तो कॉर्बेट पार्क ने सफारी की तैयारी पूरी कर ली है। विदेशी मेहमानों को ये सैर कराया जाएगा और साथ ही साथ ये भी है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि रामनगर में G20 समिट में कई देशों से जो विदेशी मेहमान देवभूमि में मौजूद हैं उनको उत्तराखंड की सांस्कृतिक और साथ ही साथ जो वहां के पर्यटन स्थल है वो भी दिखाया जाएगा। रामनगर में हो रहे G20 समिट में शामिल होने पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज सुबह सैर पर निकले, जहां पर सीएम धामी ने देश के प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और रामनगर में हो रहे G20 समिट में आज शाम के कार्यक्रमों में सीएम धामी और उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो शामिल होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 मार्च को हरिद्वार के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह के दौरान अमित शाह को यूनिवर्सिटी विद्या मार्तंड की उपाधि से भी नवाजा जाएगा। और ये गुरुकुल यूनिवर्सिटी एक मानद उपाधि है जो कि शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी काम करने के दिग्गजों को दी जाती है। और अमित शाह के दौरे की तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं। देखिए, अमित शाह जी देश के ऐसे नेता हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा जो एक विद्या मार्तंड की उपाधि दी जा रही है, निश्चित रूप से इससे जहां अमित शाह जी के लिए गौरव की बात है, वहीं विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है।
रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ एनएच पर सम्राट होटल के पास एक ट्रक खाई में गिर गया है, जिसमें ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया है। वहीं सूचना के बाद एसडीआरएफ टीम ने घायल का रेस्क्यू करके और घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल पिथौरागढ़ जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। नैनीताल में 1 अप्रैल से साइकिल पर टैक्स लगेगा। नैनीताल पालिका ने सभी साइकिल पर 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क लगा दिया है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन की साइकिल नैनीताल में नहीं चल सकेगी। आपको बता दें कि नैनीताल की मॉल रोड पर साइकिल से पर्यटक आनंद लेते हैं और अभी तक पालिका को साइकिल मालिकों द्वारा शुल्क नहीं दिया जाता था, लेकिन अब टैक्स देना होगा, जिसका असर पर्यटक पर भी पड़ेगा। उत्तराखंड में एक बार फिर कोविड की दस्तक हुई है। राज्य भर में कोविड के नए 9 मामले सामने आए हैं, जिसमें देहरादून में 6, नैनीताल में 1 और उत्तरकाशी में 2 मामले सामने आए हैं, जबकि कोविड के 2 मरीज जो हैं वो रिकवर भी हो गए हैं। राज्य में अभी भी 32 एक्टिव केस हैं। चारधाम यात्रा पर सरकार का पूरा फोकस है। वहीं कल चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने बैठक ली है और बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा है कि स्थानीय लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा और स्थानीय लोग बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो सकेगी। चारधाम यात्रा में सभी यात्री दर्शन कर सके, इसे देखते हुए रजिस्ट्रेशन सिस्टम में थोड़ी राहत दी गई है। जो यात्री होटल होम स्टे में बुकिंग करवा कर पहुंचते हैं, उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। दरअसल कई बार होटल बुकिंग डेट और दर्शन की तारीख में बदलाव होने से यात्री दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये व्यवस्था की गई कि कुल मिलाकर से पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो भी यात्री उत्तराखंड आएगा चारधाम में दर्शन कर पाएगा। जो स्थानीय लोग हैं वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धामों के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन या कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। और वहीं जो भी यात्रा में आ रहे होंगे देश भर से, विदेशों से जो भी श्रद्धालु आएंगे, जिनके होटल, रेस्टोरेंट या होम स्टे या कहीं पर भी अगर उनकी पहले से बुकिंग हो गई है तो वो रजिस्ट्रेशन उनका उसी समय करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की उनको लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, वो स्वतः ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और जो भी यात्रा में आएंगे, जितने भी श्रद्धालु आएंगे, हम सबको यात्रा कराएंगे। भले एक दिन किसी को रुकना पड़ सकता है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यात्रा सबकी होगी। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना से उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों को विकास से जोड़ने की एक उम्मीद जगी है, जिसके चलते उत्तरकाशी में 2 केंद्रीय मंत्री वाइब्रेंट विलेज का दौरा भी कर चुके हैं। केंद्र सरकार देश की सीमा पर स्थित गांव में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए अलग से बजट खर्च करने जा रही है। केंद्र सरकार का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसकी राह सुगम बनाएगा, जिसके लिए सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। सीमांत जिले उत्तरकाशी में इस योजना में 8 गांव मुखवा, हर्षल, धराली, बगोरी, झाला, जसपुर, पुराली, सूखी रखे गए हैं। वाइब्रेंट विलेज अगर हमारे गांव में सक्रिय रूप से चलेगा तो इससे शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, जो हमारा मेन है बागवानी, उन सभी पे बहुत अच्छे से विकास होगा। इस योजना में सीमांत गांव में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और आजीविका विकास पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है। बाहर से लोग आए, टूरिस्ट आए, इनके गांव की संस्कृति को समझें, इन लोगों की संवेदनाओं को समझें, कठिनाइयों को भी समझें। साथ ही जो प्रोडक्ट हमारे लोगों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं, चाहे वो ऊनी प्रोडक्ट हों या हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट हों, सेब के प्रोडक्ट हों, उन प्रोडक्ट को भी खरीदारी करें ताकि उनकी आजीविका को भी। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत केंद्र सरकार ने सीमांत गांव के लिए 4,800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसमें से 2,500 करोड़ रुपए का बजट केवल सड़कों के विकास पर खर्च होगा, जिससे कि सीमांत गांव के बाशिंदों को विकास की उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट।
ऋषिकेश की दशा को सुधारने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मास्टर प्लान 2031 को जमीन पर उतारने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए मुख्य सचिव के आदेश पर सरकारी अधिकारियों की टीम ऋषिकेश पहुंची और यहां पर मास्टर प्लान के नक्शे के तहत स्थलीय निरीक्षण किया है। अधिकारियों का कहना है कि ऋषिकेश की मुख्य समस्या जो है वो ट्रैफिक है, जिसके लिए मास्टर प्लान में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्माण और अन्य सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। आज म्युनिसिपल कमिश्नर साहब हैं हमारे साथ में और सेक्रेटरी एमटीडीए है, इरिगेशन पीडब्ल्यूडी की टीम है, अदर लाइन डिपार्टमेंट्स की टीम है, फॉरेस्ट की टीम है, उन सबके साथ हम स्पॉट निरीक्षण कर रहे हैं और मास्टर प्लान का हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी किया था। त्रिवेणी घाट जो है आस्था का, और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो सबसे पहले त्रिवेणी घाट ही आते हैं, यहाँ की आरती को देखने आते हैं। तो यहाँ की जो अप्रोच रोड है उसका निरीक्षण हुआ है। काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी का डोला नगर भ्रमण पर निकला है और इस बीच श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। मां का डोला नगर मंदिर से चलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ चैती मंदिर पहुंचा। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए थे। काशीपुर में चैत्र मास में आज अष्टमी के मौके पर मां दुर्गा की 8वीं शक्ति के रूप में मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। काशीपुर में इस मौके पर मंदिरों में मां की पूजा अर्चना हो रही है। वहीं महागौरी की पूजा के विधान के तहत ही नवरात्रि के व्रत रखकर अष्टमी के दिन पूजा अर्चना के बाद कन्या पूजन भी किया जा रहा है। उत्तरकाशी में नागरी देवी मंदिर में नवरात्र में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस दौरान भक्त खूब झूमते हुए नजर आ रहे हैं। नागरी देवी का मंदिर संकुराधार के निकट पर्वत पर है और मान्यता यह भी है कि बालखिल्य ऋषि ने इस स्थान पर मां दुर्गा और भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया है कि ये पर्वत आपके नाम से ही जाना जाएगा। श्रद्धा के साथ जो भी श्रद्धालु बालखिल्य पर्वत पहुंचेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पिछले साल अक्टूबर में पीएम मोदी चमोली के माड़ा गांव पर आए थे और पीएम का ये दौरा उत्तराखंड के मधुमक्खी पालकों के लिए अब वरदान साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने यहां पर आपको बता दें कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में उत्पादित शहद की तारीफ की थी और इस तारीफ के बाद नेशनल लेवल पर उत्तराखंड के शहद की अचानक डिमांड बढ़ गई। उत्तराखंड का मौसम और जैव विविधता मधुमक्खियों के लिए शानदार है और अक्टूबर 2022 में पीएम का माड़ा दौरा तो मधुमक्खी पालकों के लिए वरदान साबित हो गया। प्रधानमंत्री ने यहाँ के शहद की जो तारीफ की उससे उत्तराखंड में मौन पालक के क्षेत्र में बूम आ गया। उत्तराखंड के शहद की अचानक डिमांड बढ़ गई। फूलों की घाटी क्षेत्र का शहद जिसको बद्री हनी के नाम से बाजार में उतारा गया 6,000 रुपए किलो तक बिकने लगा। देखिए, शहद का जो हाई एल्टीट्यूड का हनी है वो 600,000 रुपए के आसपास आराम से वहाँ बिक जाता है। अभी पिछले दिनों बद्रीनाथ जी में जब प्रधानमंत्री जी ने हनी के ऊपर बात की तो उससे बहुत फर्क पड़ा है। उत्तराखंड में जो हनी की पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं क्योंकि उत्तराखंड एक उच्च हिमालयी क्षेत्र भी यहाँ पर है और यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने बद्रीनाथ वाले जो फूलों की घाटी वाले एरियाज हैं वहाँ पे भी बॉक्सेस रखवाए थे और वहाँ से बद्री हनी का एक्सट्रैक्शन हुआ था जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी पाई गई थी। 150 मैट्रिक टन से बढ़कर उत्तराखंड में अब सालाना 1700 मैट्रिक टन शहद उत्पादन होने लगा है। 6,000 से ज्यादा लोग व्यावसायिक रूप से मौन पालन कर रहे हैं। प्रमोशन के लिए उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने भी अपने आवास पर मधुमक्खियों के 10 बॉक्स लगाए हैं। सोमवार को इनसे 40 किलो शहद निकाला गया। हमारे प्रदेश के अंदर 6,000 से अधिक किसान शहद का उत्पादन कर रहे हैं। आज लोग 1700 मीट्रिक टन
शहद का उत्पाद हम करते हैं। 3,000 रुपए किलो तक ये शहद बिक रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मधुग्राम योजना भी शुरू की गई। मौन वंश बख्शों की शहीद पर सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके अलावा फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी के लिए इन बॉक्सों को किराए पर बागीचों में भी रखा जा रहा है, क्योंकि पारागढ़ से फलों एवं सब्जियों का उत्पादन बढ़ जाता है। उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन से न सिर्फ शहद बल्कि बड़े पैमाने पर रॉयल जेली का भी उत्पादन किया जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक मंगलवार को हुई है। बैठक में 39 प्रस्ताव लाए गए हैं, जिसमें आवासीय सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया। अब निजी जमीन खरीदकर नई आवासीय योजनाएं जो है MDDA द्वारा शुरू की जाएगी और इसके साथ ही ऐसी आवासीय योजनाएं जिनका काम अधर में लटका हुआ है उनको जल्द पूरा किया जाएगा। ऐसे भवन जो खाली पड़े हुए हैं उनका भी जल्द अलॉटमेंट किया जा सके। इसको लेकर भी बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया है। देहरादून में आधर बाजार को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, जिससे प्रिंस चौक में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल सकेगी। आवासीय योजनाएं हैं जो लंबित चल रही थी, जैसे आम तरला की आवासीय योजना है, ISBT की आवासीय योजना है, ट्रांसपोर्ट नगर की आवासीय योजना है, उनको तेजी से पूरा करने के लिए जो अड़चनें उसमें आ रही थी उनको दूर किया गया है और जो भवन निर्माण हो चुके हैं और खाली पड़े हैं उनको शीघ्र प्रक्रिया के अधीन अलॉटमेंट किया जाए। तो कुल मिला जुला करके आने वाले समय में जो स्थापना सुविधाएं जैसे आड़त बाजार है, आड़त बाजार की शिफ्टिंग का भी आज इसमें निर्णय लिया गया है। और जो हमारे इस तरह के परिक्षेत्र हैं जहाँ पे लैंड यूज परिवर्तन के कुछ मामले रखे गए थे, जिसमें बोर्ड के द्वारा पुनः परीक्षण करने की बात की गई है। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10